अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरियम नवाज और इसकी हुकूमत ने पंजाब में हद तक इज़्ज़त 2024 का काला कानून बनाया, जिसके तहत मुल्क में सिविल डिक्टेटरशिप नाफिज कर दी जाएगी। जो भी हुकूमत के काले कारनामे अवाम को बताएगा, उन सब की जुबानें बंद कर दी जाएंगी। इस पर मोहम्मद मालिक ने उस्मा बुखारी को शो में बुलाकर उनकी खूब क्लास लगा दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। उस्मा, बहुत मुबारक हो आपके, आपने ज़बरदस्त काला कानून ले आए हैं जो फॉर द वॉन्ट ऑफ अ बेटर वर्ड, आई एम सॉरी, अभी तो खैर मेरे पे डेफिनेशन शायद लग भी जाए, लेकिन बड़ा ही एक शेमफुल लॉ है, काला कानून है। काला कानून कहना आपका हक है, आप कह लें, लेकिन जो एक झूठे इल्जाम का, जो फेक पोस्ट का, फेक खबरों का जो एक रिवाज है, उसको चलते रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी कीजिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के नाम के ऊपर जुबान बंदी मत करें। आप दुनिया का वाहिद आपने कानून बनाया है जहां पे मुझे, अगर मेरे पे कोई मुकदमा करता है तो मुझे डिफेंड करने के लिए भी पहले अदालत को कन्विंस करना पड़ेगा कि मुझे राइट ऑफ डिफेंस दे दें। ये दुनिया में कहीं होता है? आपने मेरे पे इल्जाम लगाया, मेरा ऑटोमेटिक राइट है कि मैं उसका जवाब दूं, उसके बाद गुनाहगार साबित हूं तो आप 100 दफा मुझे सजा दें। पहले तो राइट ऑफ, आप मुकदमे से पहले मुझे एक मुकदमा लड़ने पे मजबूर कर रहे हैं। और उसका एक और उसका भी फायदा क्या है कि अगर मैंने जो भी अपना डिफेंस देना है वो असल ट्रायल से पहले मेरे सारे नुक्स से मेरा पूरा केस खुल के सामने आ जाए, ताकि जो दूसरे की कमी हो प्रोसिक्यूशन की, वो मेन ट्रायल के लिए अपनी कमियां दूर कर ले। मेरा पूरा आप एक्सपोज कर रहे हैं। राइट ऑफ डिफेंस का मुझे क्यों राइट के लिए मुकदमा लड़ना पड़ रहा है, मुझे ये बताएं। एक तरफ तो आपने जो है वो ये कहा कि कुछ भी क्लेमेंट को जो है वो कुछ भी साबित नहीं करना है। जो इल्जाम लगा रहा है, यकीनन ये जो है ना तरीकाकार भी ये है कि जो इल्जाम लगा रहा है, जिसको शौक है इल्जाम लगाने का, वो यकीनन इल्जाम साबित भी करे, उसको एक्सपोज क्या होना है। हमने जब हमने रेगुलेशंस लास्ट टाइम गवर्नमेंट्स को हमने सुन लीजिए, हमने जो दुनिया के 5-6 बड़े निजाम हैं, जब आप मेरे पे हद तक इज्जत करते हैं, आप एक केस बनाती हैं कि मालिक की वजह से मुझे ये नुकसान हुआ, ये इसने झूठ बोला, मुझे वो नोटिस आता है, मैं उसके जवाब में अपना जवाब करता हूं और उसके ऊपर एक ट्रायल शुरू हो जाता है सब कुछ। आप ये कह रहे हैं नहीं, अगर मालिक पे उस्मा बुखारी इल्जाम लगाएंगी तो पहले मालिक को ये हक जीतना है कि वो अपना दिफा कर सकता है नहीं कर सकता, और वो ट्रिब्यूनल के पास जाएगा और वो कहेगा अच्छा जी ये वजह है, मुझे दिफा का हक दे दिया जाए। और अगर ट्रिब्यूनल कन्विंस नहीं होता तो वो उस पर लाजम है कि प्रिलिमिनरी ऑर्डर दे दे जिसमें कम से कम 30 लाख मुझे वो ठोक दे। और ट्रिब्यूनल कौन है? ट्रिब्यूनल वो है 1 मेंबर ट्रिब्यूनल जो गवर्नमेंट बना रही है, जो हर 18 महीने बाद उसकी परफॉर्मेंस आप रिव्यू करेंगे, और उसको निकालने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट को और चीफ जस्टिस को मुत्तफिक होना जरूरी है। ही कैन बी थ्रोन आउट लाइक दिस। एक बंदा जिसकी 18 महीने के बाद रिव्यू होना है हर दफा, जिसकी नौकरी 15 मिनट के अंदर फारिग हो सकता है, उसको आपने पावर दे दिया कि वो पूरा पावरफुल हो जाए, और मुझे राइट ऑफ डिफेंस के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। पहले तो ये नुक्ता करें, अगले नुक्ते तो बहुत है। जी, जो शख्स अब इल्जाम लगाएगा वो ज़ाहिर सोच समझ के लगाएगा ना, उसको मालूम है एक कानून है। और ये जो भी आप कह रहे थे ना कि वो पेश होगा, और यही तो प्रॉब्लम है, यहाँ तो कोई पेश ही नहीं होता ना, नोटिस का जवाब देना भी कोई मुनासिब नहीं समझता। वो डिफेंस जो है उसके अंदर प्रोविजन आगे कानून में, अज़मा आपने कानून में प्रोविजन रखी हुई है, सुन लेना, मैं पॉइंट आउट साझा करता जाऊँ। आपने एक्स पार्टी फैसले की प्रोविजन रखी हुई है कि अगर मेरे पे केस होता है और मैं नहीं आता तो वो ट्रिब्यूनल मेरे खिलाफ फैसला कर सकता है। जब एक्स पार्टी कर सकता है तो फिर मेरा सरेंडर होना या ना होना बिकम्स इररिलेवेंट। मैंने आपको एक सिंपल सवाल किया है, मुझे दुनिया में एक जगह की एग्जांपल दे दें जहां मेरे पे इल्जाम लगे और मुझे अपना दिफा करने का हक लेने के लिए पहले उस ट्रिब्यूनल को कन्विंस करना है कि मुझे ये हक मिलना चाहिए। ये तो बेसिक राइट है। हम क्या कह रहे हैं, उस लीव टू डिफेंड में उसे क्या करना है? उसने अपना वो डिफेंस पेश करना है उस लीव टू डिफेंड के अंदर, जो वो साबित करेगा। वो कहेगा कि जी मेरे पास ये सब चीजें हैं, और इन सब चीजों के बाद जो है वो मैंने इल्जाम लगाया था और मैं अपना केस प्लीड कर सकता हूँ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और उसको जो है फिर वो नोटिस जो है वो एक ही, फिर वो ट्रायल हो गया ना, ट्रायल में भी तो उसने यही बातें करनी है ना। अभी उसने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं ना, अभी उसने सिर्फ अपनी वो लिस्ट दी है, उसने वो चीजें दी हैं जो उसके पास मौजूद है, जिसके ऊपर उसको डिफेंस चाहिए। उसके बाद उसको 21 दिनों के अंदर अपनी मर्जी से 3 तारीखें चूज करनी है। मुझे वो सबूत लेके आने हैं जो चीजें मेरे ये ट्रिब्यूनल्स अज़मा जो बनाए हैं, ये तो लगता है कि मुल्क में आप लोगों ने सिविलियन मार्शल लॉ लगा दिया। अब सुन ले, ट्रिब्यूनल की कोई चीज मैं चैलेंज नहीं कर सकता
ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे मैं स्टे नहीं ले सकता। 1 मेंबर ट्रिब्यूनल मेरे दलाइल सुन के ये फैसला कर सकता है कि नहीं, आपको अपने दिफा का हक ही नहीं मिलता। यार दिफा का हक किस तरह आप ले सकते हैं किसी से? आप तो शुरू ही कर रहे हैं डिसएडवांटेज से कि तुझे दिफा का हक भी हमारी मर्जी से मिलेगा, और मुझे कौन देगा? वो बंदा जिसको 5 मिनट में गवर्नमेंट ऑफ द डे चीफ जस्टिस के साथ मिलकर घर भेज सकती है। उसका रिमूवल जजेस की तरह नहीं है, 5 मिनट में। ब्यूरोक्रेट क्लर्क भी इस तरह फारग नहीं होगा जिस तरह ट्रिब्यूनल का हो सकता है। आप लोगों ने इसके अंदर रखा हुआ है हर 18 महीने के बाद रिव्यू होगा परफॉर्मेंस का। बोले जा रहे हो मालिक, आप अकेले बोले जा रहे हो। चीफ आप मुझे उस पॉइंट पे बता दें ना, पहला पॉइंट ही बता आप अपने ये जो ट्रिब्यूनल जो है ना, ये वैसे ही अपॉइंट हो रहा है जैसे इस मुल्क में तमाम ट्रिब्यूनल अपॉइंट होते हैं, कोई नई चीज लेके नहीं आए हैं। और यहाँ पर काश मालिक साहब, जब वो 35 पंक्चर की बात हुई थी ना, ऐसा जो है वो उस वक्त लॉ होता तो जाकर पहली दफा वो पता चल जाता। आप एक काम करें ना, आपका मतलब ये है यू आर ट्राइंग टू किल अ फ्लाई विद अ हैमर। आप ये कह रहे हैं, अब आपके कानून की 4 बड़ी बातें क्या हैं? एक तो ये है कि मेरे पास अपना हक दिफा ऑटोमेटिक नहीं है, पहले मुझे अपना हक दिफा लेना है। जब मैं हक दिफा ले रहा हूं तो वो भी एक स्टैंडर्ड हक दिफा नहीं है, उसमें ट्रिब्यूनल मुझे हक दिफा देते हुए भी शर्तें इंपोज कर सकता है। वो कह सकता है कि नहीं आप अगर आप पे बगैर किसी कंडीशन के आपको इल्जाम लगाने का हक है तो फिर यहाँ पर आप उसको डिफेंड भी कर सकते हैं। आप कह रही हैं कि हर ट्रिब्यूनल का आदमी एक फरिश्ता बैठा होगा, मैं इस ट्रिब्यूनल के पास जा रहा हूं। सुन ले, मेरा पर्सपेक्टिव एज ए जर्नलिस्ट ये है कि ये जो ट्रिब्यूनल हेड कर रहा है बंदा, ये गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से आजाद नहीं है, ये गवर्नमेंट के आगे मजबूर है। मुझे अपने राइट्स चाहिए, मुझे मैक्सिमम सिक्योरिटी चाहिए। आपने मुझे पहले दिन से गिल्टी बना दिया। एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जो लोग हैं वो भी आजाद नहीं है, बैंकिंग कोर्ट के भी नहीं है। यार खुदा का वास्ता है, आप सहाफियों को एंटी, अब आप टेररिस्टों से मिला रही हैं, क्या हो गया आप लोगों को? हाई जुडिशरी भी आजाद नहीं है, उसमें भी गवर्नमेंट कंसल्टेशन के साथ लेट्स स्टिक टू द फैक्ट्स। देखें, अगर तो आप ये समझते हैं कि जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे या गलत बात करे वो टेररिस्ट है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप उसी तरह सोचती हैं जिस तरह आप पहले वजीर बनने से पहले सोचा करती थी, बात को ट्विस्ट ना करो। आपने मुझसे बात की जज की सिलेक्शन के ऊपर। मैंने आपको कहा कि टॉप टू बॉटम ऐसे ही जज सिलेक्ट पाकिस्तान में होते हैं, और तो गलत है ना, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, वो गलत है। वही गलती आप यहाँ दोहरा रही हैं। यानी कि अगर मुझे तंग करना है तो ट्रिब्यूनल मेरी लीव डिनाई नहीं मुझे कर सकता, और वो कहता है नहीं जी मेरे पे केस हुआ है, उन्होंने डैमेजेस मांगे हुए 50 लाख के 60 लाख के, आप लीव आप अपना डिफेंस कर सकते हैं, लेकिन ये 50 लाख पहले आप जमा करवा दें। क्यों मैं जमा करवाऊं? क्यों मुझे आप रगड़ रहे हैं? आप चाह रही हैं कि या फाइनेंशियल उसके मसले में फंस जाए साफी जो भी है, या वो दूसरे मसले में फंस जाए सिक्योरिटीज देने में, और अभी वो मुल्जिम है, मुजरिम नहीं है। बात ये तमाम सजाएं दें आप बाद में, आप तो प्री ट्रायल पे मुल्जिम को मुजरिम बना के बैठे हुए। इस मुल्क में जो एक आपको इतराज होता था हमेशा, पुलिस का इंटरफेरेंस होता है, पुलिस उठा लेती है, मुकदमा होता है, जेल जाना पड़ता है, ये ज़ाहिर राय पे पाबंदी होती है, हमने वो सब निकाल दिया। इसमें भी अभी भी पुलिस लेके जा सकती है। ये क्या बात हुई कि आप कह रहे हैं कि यार तुझे क्या फिक्र है, तूने कत्ल नहीं किया, इसमें हम 302 वाली सजा रख देंगे। हर चीज अप्रोप्रिएट होती है, कमेंसरेट करती है। सजा मस्ट कमेंसरेट टू द नेचर ऑफ क्राइम। अप्रोप्रिएट ही तो किया है कि इसको एक सिंपल सिविल सूट बनाया है, और उस सिविल सूट के अंदर सिर्फ डैमेजेस है। आपने पहले ही गिल्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, आप पॉइंट 1 से गिल्टी ट्रीट कर रहे हैं। तो लो, अगर मुझ पे इल्जाम लगा के आपने को $1,500-2,500 तो फिर आप लगाए, फिर ये भी लगाए ना, जहां आपने कहा है कि जी उसको भी डैमेजेस हो सकते हैं, तो फिर ये इसमें लिखते, ये सुने, फिर ये भी आप लिखते कि जी जो झूठा इल्जाम लगाएगा या क्लेमेंट अगर मुकदमा हारेगा तो वो भी मिनिमम 30 लाख देगा। उसके तो आप पे कोई चीज डाला आपने। देखो, मुझे चोर साबित करने के लिए मेरे पे यार हर बंदे के पास नहीं है 30 लाख जमा करवा दे। क्या बात कर रही हैं आप? आपने 30 लाख जमा करवाना है, कितने बंदे करवा सकते हैं? चोर कहना आसान है, आपको चोर कहना बड़ा आसान लगता है, लेकिन 30 लाख जमा कराना मुश्किल लग रहा है। ये करने के बाद उसको करोड़ रुपया ठोके। मेरा बहस ये, हम बहस कर ही नहीं रहे। आई एम नॉट डिफेंडिंग समबडी जो गलत बात कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि आप पहले से अज्यूम कर रहे हैं कि जिसको बंदे को आपने बुला लिया वो गलत है,
दिस इज द रॉन्ग ट्रीटमेंट। नहीं, नो, दिस इज नॉट रॉन्ग ट्रीटमेंट। जो शख्स ग्रीव्ड है, मुझे ये बताओ, जिस शख्स की पगड़ी उछाली गई है, जिसकी तौहीन और हत्या हुई है, वो घर जाके दरवाजा खटखटा के बताया रात को जो वीलॉग आया था। नहीं, मुकदमा लड़े ना यार, मुकदमा जीते। आप तो दूसरे पे दो मुकदमे कर रहे हैं। सिंपल सी बात करूंगा, इट इज अ ब्लैक लॉ। कहा जा रहा है कि जी ये जो भी सोशल मीडिया पे हो रहा है ये उसके लिए है। ये सोशल मीडिया ठीक है, लेकिन उसके नाम पे आप एक मार्शल लॉ ना लगाएं। ये सिविलियन गवर्नमेंट का, दिस इज अ ब्लैक लॉ। नाज़रीन, हत्या के इज़्ज़त 2024 के काले कानून के मुताबिक जो भी मरियम नवाज और नून लीग की हुकूमत के खिलाफ तनकीद करेगा या कोई भी इनके खिलाफ बात करेगा तो उसे नोटिस मिल सकता है। ट्रिब्यूनल में जिसको लगाया जाएगा और जो भी फैसला करने वाला होगा, फैसला करने वाला पूरी तरह से नून लीग के मातहत होगा और इसके इन्फ्लुएंस में होगा। जो कोई भी नून लीग पर तनकीद करेगा उसे नोटिस भिजवाया जाएगा और इन्हें डिफेंस का मौका भी नहीं दिया जाएगा। डिफेंस के लिए मिन्नतें तरले करने पड़ेंगे कि हमें डिफेंस का मौका दिया जाए। डिफेंस भी ट्रिब्यूनल में फैसला करने वाले की इमा पर हो कि वो डिफेंस की इजाजत देता है या नहीं देता। जो ही नून लीग की तरफ से हत्या के इज्जत का किसी को भी नोटिस मिलेगा तो उसे नोटिस मिलने से पहले ही गिल्टी प्रूव कर दिया जाएगा। हालांकि नाज़रीन, पूरी दुनिया में ये होता है कि जब भी किसी के खिलाफ कोई केस किया जाता है तो वो मुलजिम होता है, मुजरिम नहीं। लेकिन मरियम नवाज के इस काले कानून के मुताबिक जब भी किसी को नून लीग की तरफ से कोई नोटिस मिलेगा तो उसको मुलजिम की बजाय मुजरिम डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उससे 30 लाख रुपए भी वसूल किए जाएंगे। अब 30 लाख देने की पसली किसकी है ये भी आप सब जानते ही हैं। 30 लाख सिर्फ नून लीग ही अफोर्ड कर सकती है क्योंकि 30-35 सालों से इन्होंने हुकूमत में रहते हुए जिस कदर करप्शन की है और अवाम का माल लूटा है, अब इनको लगता है कि 30 लाख रकम इतनी ही छोटी है कि कोई भी इंसान इसको अफोर्ड कर सकता है। नाज़रीन, इस काले कानून का मकसद सिर्फ एक ही है कि मुल्क में आजादी इज़हार राय को खत्म कर दिया जाए और लोगों की जुबानें बंद कर दी जाए, अवाम तक कोई भी हक की बात ना पहुंचा सके। ये कानून एक गन पॉइंट की तरह है, हर सहाफी, व्लॉगर पर और यूट्यूबर पर एक गन तनी रहेगी। हर एक को यही खौफ रहेगा कि अगर उसने मरियम नवाज या इनकी हुकूमत के खिलाफ कोई भी बात कर दी, उसे पुलिस उठा सकती है, 30 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है और जेल भी हो सकती है। नाज़रीन, ये कानून बनाया है इसलिए गया है कि मरियम नवाज कुछ भी करती फिरे, इसे कोई भी कुछ भी कहने वाला ना हो। ये करप्शन करे, ओछे हथकंडे इस्तेमाल करे, लेकिन सहाफी और तमाम लोग इस पर खामोश तमाशाई बने रहे। अब पीटीआई की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि इस काले कानून को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।